नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने सीआईआई के सालाना समारोह में जो भाषण दिया है उसको अलग अलग तरीके से उसके मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वो इतने बड़े मंच पर बोल रहे थे और खासकर देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों से वो संबोधित थे। अपने लगभग एक दशक के राजनीतिक जीवन में उनको जितनी बार बोलते हुए देखा गया है, इस बार ऐसा माना जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे नजर आए। कुछ लोगों का ये मानना है कि देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाने वाले राहुल ने ठीक एक भविष्य के नेता के तौर पर बात की और उन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को नई उम्मीद से भर दिया। वहीं उनके आलोचक ये भी कह रहे हैं कि उनमें एक बड़े नेता की परिपक्वता जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आई और वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से काफी प्रभावित नजर आ रहे थे, उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें इंट्रोड्यूस कराने से पहले आइए इस खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कॉरपोरेट जगत से मुखातिब राहुल गांधी का भाषण भले ही उनके विरोधियों को पसंद नहीं आया हो, लेकिन उद्योग जगत में उनके भाषण की जमकर तारीफ हुई। राहुल गांधी ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार देश के उद्योगपतियों के सामने अपना विजन पेश किया। राहुल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा आम जनता की दिक्कतों को समझने पर जोर दिया। उन्होंने विकास में उद्योगपतियों के महत्व को बताते हुए कहा कि हमें अपने सिस्टम में परिवर्तन करके सांसदों से लेकर ग्राम प्रधानों को भी देश की नीति निर्धारण में शामिल करना होगा। राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद को लेकर हो रही तमाम अटकलों और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना के बीच राहुल ने अपने आप को एक भविष्य के नेता के तौर पर पेश किया है। हालांकि उनकी ये कोशिश साफ नजर आई कि किसी तरह वो मोदी से हो रही अपनी तुलना का जवाब न दें। जी हाँ, तो हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं इस मसले को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि राहुल गांधी के भाषण को किस तरह से देखा जाए। अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे थे, उन्होंने किस तरह से अलग अलग तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परंजय गुहा ठाकुरता, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, प्रोफेसर अनिल मिश्रा जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और स्मिता मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। इन चारों मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विनोद शर्मा जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब उपाध्यक्ष बनने के बाद जब तमाम लोगों की निगाहें विपक्ष की, उनकी खुद की पार्टी की, आम जनता की उनके ऊपर थी, तो सीआईआई को चुनने के पीछे क्या लगता है आपको वजह? देखिए, सीआईआई एक फॉर्मल गैदरिंग थी। उन्होंने अपने आप को देश के उद्योगपतियों से संबोधित किया। ये बात अलग है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि आर्थिक मुद्दों पे जिस पैनी नज़र से उनको टिप्पणी करनी थी वो नहीं हुई, और उनकी जो स्पीच थी वो एक आम आदमी के लिए स्पीच थी, एक जर्नलाइज स्पीच थी। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल ये प्रथा सी बन गई है कि जब भी किसी उद्योगपति के निमंत्रण पे या किसी इंडस्ट्री की कॉन्फेडरेशन की निमंत्रण पे कोई नेता जाता है तो अपेक्षा ये की जाती है कि वो सब बातें बोले जो इंडस्ट्री सुनना चाहती। लेकिन मेरी नज़र में राहुल गांधी ने इंडस्ट्री से मदद मांगी अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए, और उन्होंने अपने आप को एक आम जो नागरिक है इस देश का उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, जो अपने आप को निस्सहाय पाता है। लेकिन मदद तो इंडस्ट्री मांग रही थी। स्लो डाउन जिस तरह का हो रहा है, जो इंडस्ट्री चिल्ला रही है। इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ कि इस देश में इंडस्ट्री का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकॉनमी को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जब हमारी इकॉनमी जो है वो किसी संकट में आई है तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो अपने धन पर बैठ गई। 2008 में उन्होंने जितना भी निवेश करना था वो रोक दिया, कम से कम डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने रोक दिया। जिस वक्त इस देश को ज़रूरत थी कि इकॉनमी अपनी ऊर्जा पे चलती रहे, पैसे की, निवेश की ज़रूरत थी, उस वक्त निवेश नहीं हुआ, और निवेश जितना भी किया गया वो सरकार के द्वारा हुआ जी। तो इस बात को हम अलग रखें। हमारा जो आज के दिन जो हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो है राहुल गांधी की स्पीच। मैं विनोद जी उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि जिस तरह का आश्वासन इंडस्ट्री चाह रही थी कि एक ऐसा आदमी जिसको हम शायद भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने बार बार इस बात को मना जरूर किया, लेकिन जिस तरह का आश्वासन इंडस्ट्री को चाहिए था क्या वो मिला? उन्होंने जरूर ये बात की कि इंडस्ट्री और सरकार को काम करना है साथ में मिलकर, लेकिन इंडस्ट्री को जो चाहिए था क्या वो राहुल गांधी से मिल पाया? देखिए, इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत कम कहा। उन्होंने ये कहा कि हम आपसे मदद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस हवन में आहुति दें। उन्होंने इंडस्ट्री से रूबरू होकर बात नहीं की। उन्होंने इंडस्ट्री के ज़रिए इंडस्ट्री को अपने साथ दिखाते हुए जनता से रूबरू होकर बात करने की कोशिश की। और ये बात आप समझ लीजिए
कि वो आज के दिन ना तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और ना ही कोई उनके पास पद है, तो वो क्या 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 प्रोमिसेस देते हैं। ये बात अलग है कि बहुत से लोगों ने कहा है कि जो कुछ उनके बयान है, जो कुछ उनकी टिप्पणियां थी, वो प्रधानमंत्री की टिप्पणियों से जुदा थी। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि विपरीत दिशा में पार्टी और सरकार ले जा रही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को। लेकिन मैं ये समझता हूँ और इस बात पे मैं बार बार उसको दोहराता हूँ, मणिशंकर अय्यर के कमेंट्स को दोहराता हूँ कि जब वो मंत्री थे तो वो कहते थे कि ये जो वाम दल हैं ये मेरी मदद करते हैं, मेरी डिसीजंस पे व्यंग कसते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मेरी मदद करते हैं, क्योंकि अगर किसी मुद्दे पर दो विचार हैं तो फाइनली जो पॉलिसी बनेगी उसमें टेम्पोराइज होकर पॉलिसी बनेगी। उसमें मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी और इस देश में भले ही कोई भी पॉलिसी हो, वो जनता के समर्थन में पॉलिसी हो, उद्योग के समर्थन में पॉलिसी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्योग और जनता हमेशा एक दूसरे से खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उसमें अगर विभिन्न प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती रहेगी तो पॉलिसी जो है वो इंक्लूसिव बनती है। फिर उसके बाद परंजू जी बताइए कि क्या जिस तरह से विनोद शर्मा कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से उन्होंने मदद मांगी और बात हो रही है कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काम करे, क्या ये सही अप्रोच थी एक ऐसे दौर में जब हम जानते हैं कि सबसे बुरे आर्थिक दौर से भारत गुजर रहा है? देखिए, राहुल गांधी का भाषण के एक दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी काफ़ी कुछ कहा अर्थव्यवस्था के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर। राहुल गांधी का भाषण में अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ भी था ही नहीं। उन्होंने घाटा के बाद, वित्तीय घाटा, कुछ भी घाटा के बात नहीं किया, मुद्रास्फीति का उल्लेख भी नहीं किया, भ्रष्टाचार की बात भी नहीं किया उन्होंने, तो आर्थिक नीति के बारे में कुछ खास कुछ नहीं किया। उनका जो कहना था वो कहते बहुत जनरल कमेंट्स थे, कोई स्पेसिफिक या विशेष विषय के ऊपर उन्होंने कहा नहीं। और शायद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाया कि हमें ये लगा, देखिए स्पेसिफिक्स तो कम था, सब लोग सोच रहे हैं उनका सोच क्या है, उनका विजन क्या है। ये मैं बहुत कोशिश किया ढूंढने के लिए, हमें लगा कि राहुल गांधी का अगर सोच देखेंगे एक तरह से एक टेक्नोक्रेटिक विजन की, जो तकनीक या सरकार का जो प्रशासन के लोगों जैसे सोचते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पूरा 1.5 घंटे के आसपास उनका भाषण था, उसमें पूरा प्री स्क्रिप्टेड था, क्वेश्चन आंसर का, मगर 2 ही सवाल का जवाब दिया। स्पॉन्टेनियस भी काफी चीजें थी, नहीं ज्यादा से ज्यादा उन्होंने स्पॉन्टेनियस के बीच में एक बार उनका कागज इधर चले गए, मगर थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर्ड था, मगर मैं कहूँ प्री स्क्रिप्टेड, यानी कि 2 ही सवाल का जवाब उन्होंने दिया। नहीं, मेरा कहना यह है कि पूरा 1.5 घंटा के आसपास जो भाषण और उनके साथ जो सवाल जवाब भी था थोड़ा बहुत, उसमें एक बार उन्होंने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, एक बार गांधी जी का नाम लिया, मोंटेक का नाम 7, 8 या 9 बार आया, सैम का नाम 6, 8 बार आया, नंदन का नाम 4, 5 बार आया, सुनील, मैं सोच रहा हूँ सुनील का मतलब सुनील भारती मित्तल, उनका नाम भी 1-2 बार आया। तो मेरा लग रहा है उनका जो दृष्टिकोण है, जो आइडियोलॉजी है, उसका जो चिंताधारा ऐसा है, एक तरह से एक टेक्नोक्रेटिक चिंताधारा। और उन्होंने भी जैसे कहा कि विकेंद्रीकरण जरूरत है, इसमें कोई किसी का 2 राय होना नहीं चाहिए। हाँ जी, सांसद का काम, सांसद क्यों ग्राम पंचायत प्रधान का काम करेंगे, हाँ इसमें भी कोई किसी का 2 राय नहीं है, मगर हमें नया कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी जो पहले भी बता रहे थे इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, हाँ हमारे देश के जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, इन लोगों को मदद चाहिए। सचमुच आपको ये नहीं लगता कि जब उनके ऊपर इतना दबाव हो रहा था इंडस्ट्री का और तमाम लोगों का, उसके बावजूद भी उन्होंने उस दबाव के आगे अपने घुटने नहीं टेके, उसके बावजूद उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, उसके बावजूद उन्होंने जो कमज़ोर तबके हैं उनको लाने की बात की, उसके बावजूद उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की बात की। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की उनसे उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने उस दबाव में ना आकर जो ओरिजिनल आइडिया, जैसे ओरिजिनल आइडिया कहते हैं, ओरिजिनल आइडिया हमें नहीं मिला कुछ, मेरे सोच में नहीं यार। एक बार उन्होंने एक सवाल पूछा कि जॉबलेसनेस के बारे में, बेरोजगारी के बारे में उनसे, वो बोला ये समस्या नहीं है, बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि
हमारा शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा ज्यादा सिंपलिस्टिक एक व्यू है। ठीक है, आप शिक्षा व्यवस्था बदल दीजिए, इसका मतलब क्या है, रोजगार शुरू हो जाएगा। देखिए क्यों सरकार का कमियां की, क्यों उसके पहले जो आदि गोदरेज ने कहा जॉबलेस ग्रोथ के बाद हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है कि उस रफ्तार से हम रोजगार तो नहीं बढ़ रहे। ये बहुत बड़ा समस्या है। आज अब अर्थव्यवस्था के बारे में कहेंगे, घाटा का तो एक समस्या है, मगर मुद्रास्फीति के बारे में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे गरीब लोग जो भी है वो आशावादी है, गरीब झुग्गी झोंपड़ी में माँ रहता है, चाहते हैं उनका बेटा IAS अधिकारी बने, बिजनेसमैन बने। ये सारी चीज अच्छी बात है जो हर माँ अपने बेटा को समझाएंगी कि हाँ गरीब के ऊपर आपको दयालु होना चाहिए। एग्जीक्यूशन की बात है, जो सोल्यूशन की बात है, वो सामने नहीं आई। कोई नीति, कोई स्पेसिफिक, कोई सिद्धांत, कोई आप कहिए कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हमने नहीं देखा। कि हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें बदलाव आना चाहिए, हमारा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसमें बदलाव आना चाहिए। इसमें विस्तार से हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर अनिल मिश्रा, ये बताइए कि कुछ लोगों को ये लगा कि ये भाषण बहुत जेन्युइन था, बहुत ईमानदारी थी इसके अंदर, बहुत दिल से निकली आवाज़ थी, आपको भी ऐसा ही लगा? नहीं, दिल से निकली आवाज़ थी, इसमें मुझे नहीं लगा ये कोई विशेष असहमति किसी के साथ है। और मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी का भाषण एक राजनीतिक भाषण था, वो उद्योगपतियों को संबोधित नहीं कर रहे थे। वो तो प्लेटफॉर्म गलत था क्या? मैं मुझे पूरी बात कर रही थी, नहीं प्लेटफॉर्म बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, यहाँ के आम लोगों को संबोधित कर रहे थे और एक पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे। एक और जैसा इन्होंने कहा कि वो समय नहीं था जिसमें वो बिल्कुल स्पेसिफिक जाति की मुद्रास्फीति इतना बढ़ गया है, करप्शन, लेकिन वो व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने बार बार कही। और किसी भी राजनीतिक दल के इतने जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा एक तो कभी मैंने नहीं देखा कि वो इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन की बात करे, और दूसरी न तो मैं ये भी नहीं देखा कि इस तरह की एडमिट करे कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं और हम कैसे उसको दूर कर सकें। राहुल गांधी के भाषण से एक बात साफ झलकती है कि वो दीर्घकालिक राजनीति करने आए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं लंबी रेस की राजनीति करने आए हैं। वो जल्दी में नहीं है, वो तो पता ही चल गया 7-8 वर्षों में, अभी भी जल्दी नहीं है उनको, अभी भी उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है, और इसलिए बार बार वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के पूरे लोकतांत्रिकरण की बात कर रहे हैं, राजनीतिक भाषा, राजनीतिक संस्कृति की पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, और इस साहस के साथ इस बात को कहना, क्योंकि उसको लागू करना पड़ेगा। लोग पूछेंगे कि लेकिन मैं वही आपसे, प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, उसको आपने पूरा किस हद तक किया, कैसे किया। वो रोड मैप उन्होंने जयपुर में भी कहा था, और आज भी बहुत सारी बातें उन्होंने उसकी दोहराई। अब आगे देखना, ये जनता की उम्मीदें बढ़ रही हैं कि एक अलग व्यक्ति की तरह वो दिख रहे हैं जी। लेकिन 9 साल पिछले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, इस टाइम वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, वो शख्स सिस्टम बदलने की बात कर रहा है जो पिछले लगभग 1 दशक से जिसकी पार्टी सत्ता में है। क्या सवाल उसके ऊपर वापस नहीं जाते? सवाल बिल्कुल वापस जाते हैं, लेकिन सवाल जाने के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, आप जैसे उन्होंने खुद कहा, बार बार उन्होंने जटिलताएं और कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कही, और ये बात सभी मानेंगे कि ये कोई, जैसे पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि कोई एक व्यक्ति आएगा और सारी चीजों का निराकरण उसके पास है, वो आएगा सब कुछ बदल देगा। ये तो हिटलर के ज़माने में भी बात होती थी कि वो आएगा और सब कुछ, सारी आकांक्षाएं, सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। इतना आसान तो है नहीं। स्मिता मिश्रा, जिस तरह से बात हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन की, जिन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि प्रधान के पास पैसा तो पहुंच गया लेकिन वो असर नहीं आया, उसकी बात में, पॉलिसी मेकिंग में वो शामिल नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं इस बात से राहुल गांधी, कैसे बदलेगा ये? नहीं, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने जो बात शुरू की थी, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि ये ठीक है कि ये CII का प्लेटफॉर्म था, उनका इवेंट था, लेकिन कल उनकी बातों से पूरी तरह, चाहे आप उनका जो ओरिजिनल भाषण को सुने या उसके बाद के सवाल जवाब के सेशन पर आप गौर करें, निश्चित रूप से कल राहुल गांधी इंडस्ट्री के कैप्टन्स को एड्रेस करने नहीं गए थे। उनका संबोधन पूरे देश के लिए था। जो युवा वर्ग है वो अपनी पार्टी को भी कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे थे उस कार्यक्रम के जरिए। इसीलिए मैं ये समझती हूँ, जो परिपक्वता वाली बात आपने शुरू की थी, मैं इस आर्गुमेंट से बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव में नहीं हूँ, क्योंकि भारत के अंदर भी कुछ प्रदेशों का आप राजनीतिक इतिहास देखिए और आप दुनिया भर में देखिए, हमेशा परिपक्वता एक एसेट नहीं होता है। कई बार राजनीति में बिल्कुल अपरिपक्व माने जाने लोग, उन पर जनता ने पूरा भरोसा जताया है। तो मुझे लगता है कि परिपक्वता को लेकर हमारे एनालिस्ट और कमेंटेटर्स को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं उनके भाषण के टेक्स्ट पर, जो आपने बताया ग्राम प्रधान को कैसे शामिल किया जाए। मुझे लगता है खासकर हम लोग यहाँ और तमाम लोग जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं, आप वर्षों से जब आप किसी राजनेता के भाषण को कवर करते हैं, आप देखते हैं कि वो किसी भी दल से जुड़ा हो,
मोटे तौर पर वो एक ही मुद्दे हैं जिन पर बोलते जी। हैं। अलग अलग पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से थोड़े उसमें स्पेसिफिक्स बदल जाती हैं। राहुल गांधी के भाषण में जो अच्छी बात दिखी वो ये थी कि एक ताजापन था। जी। जो बातें आम राजनेता रटा रटाया बोलते हैं उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उन्होंने उससे कुछ अलग विषयों को उठाया है, और चूंकि इंडस्ट्री के कैप्टन्स के सामने उठाया है तो इससे उनकी एक जेन्युइननेस नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो ग्राम प्रधान को जो ताकत देने की जी। बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की पावर देने की, जो पॉलिसी मेकिंग में उसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो, उनका आइडिया क्या है? जी, मैं उस पर आ रही हूँ। देखिए, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही, और मुझे नहीं लगता कोई इससे कोई नाइतफाकी किसी की होगी कि जिस तरह से पंचायत से एम्पावर हो रही हैं, ग्राम पंचायतों को ताकत मिल रही है। ये मजाक में कहा भी जाता है कि एमपी एमएलए वो गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता जो आज ग्राम प्रधान अफोर्ड कर रहा है। इस तरह के राजनीतिक मजाक भी चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्राम प्रधान यानी कि जो आपका डेमोक्रेसी का लोएस्ट रंग ऑफ ऑफिस बेयरर जो है, चुना हुआ प्रतिनिधि, उसको आप अपने नीति निर्धारण में शामिल करें, पार्टियां भी करें, और फिर उसको व्यवस्था में भी शामिल किया जाए। इसकी जरूरत तो है। स्मिता, मगर फिलहाल फिर एक छोटा वही सा है कि ब्रेक वो हम ले रहे हैं। जी। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, जाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मीडिया के जरिए और तमाम दूसरे सर्कल्स के जरिए भी लगातार दो तरह के प्रधानमंत्रियों की बात हो रही है। कुछ लोग मोदी को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, और साथ ही राहुल गांधी भी। क्या वाकई राहुल गांधी ने उस दबाव के तहत कोई बात की, या फिर वाकई होशियारी जिसे कहते हैं उसके तहत उन्होंने अपने ओरिजिनल आइडियाज आगे लाए? और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी उनके काफी बात हो रही है, जिस तरह का आश्वासन उन्होंने देने की कोशिश की, जो कॉन्फिडेंस नजर आया। ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। देश देशांतर में आज हम राहुल गांधी के सीआईआई में दिए भाषण का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की बातें इस भाषण से निकल कर आई हैं। दो बिल्कुल अलग अलग तरह के तबके हैं, एक राहुल गांधी के भाषण पर तालियां बजा रहे हैं, और दूसरे अभी भी उन्हें परिपक्व नेता के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। विनोद शर्मा जी, ये बताइए कि जब वो ये कहते हैं, उनकी बात में एक जो बहुत हावी बात नजर आई वो ये था कि देश के लोगों को आवाज़ चाहिए, वॉइसलेस को वॉइस चाहिए। ये काफ़ी हद तक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जैसी जबान लगती है, ना कि वो इंसान जिसको कल के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा हो। देखिए, दो तरह के राजनेता हैं इस देश में। एक तो जिनको मैं पैथोलॉजिस्ट की कैटेगरी में रखता हूं, और दूसरे जिनको मैं फिजिशियंस की कैटेगरी में रखता हूं या सर्जन्स की कैटेगरी में रखता हूं। पैथोलॉजिस्ट वो है जिसको इस देश की समस्याओं का ज्ञान है, उसके पास शायद उपाय नहीं है। और फिजिशियंस वो हैं जिनका नाम, बहुत सारे लोगों का नाम लिया, जैसे कि मेरे दोस्त प्रॉन्जय ने बताया कि उनके पास शायद उस बीमारी को फिक्स करने का कोई उपाय है। मनमोहन सिंह जी के पास हो सकता है, यशवंत सिन्हा के पास हो सकता है, अरुण जेटली के पास हो सकता है, मॉन्टेग के पास हो सकता है, वाम दलों के पास हो सकता है। तो दो तरह के पॉलिटिशियन हैं। आज के दिन राहुल गांधी पैथोलॉजिस्ट के रोल में है। वो जाके उसने उन लोगों को ये बताया कि हमारे देश की ये समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि मेरा देश हाथी नहीं है, इट्स अ बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता है। तो इस देश की जो एग्रीगेट स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं वो। और उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि कोई नाइट इन द शाइनिंग आर्मर आकर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वो रूबरू हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। एक दूसरे जिनसे प्रतिस्पर्धा बताई जाती है, कम से कम मीडिया ने तो बनाई दी है वो प्रतिस्पर्धा की प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जो दूसरे साहब हैं और जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया, वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास सब समस्याओं का हल है, मैं एक प्रदेश में कर चुका हूं और तमाम भारत में कर दूंगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली उसको भी रिस्पॉन्ड किया। रही बात प्रॉन्जय बोले कि उनसे एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, उसके जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा कि एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि स्किल इम्पार्ट करो। जी। देखिए, स्किल वर्कर्स अगर पैदा करेंगे इस देश में तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जाता है वो। उसको सरकार को जुगाड़ करके नौकरी देने की जरूरत नहीं है। आप कारपेंटर को देख लीजिए, कारपेंटर जो है उन्नति करके एक फर्नीचर ट्रेडर हो सकता है, बड़ा फर्नीचर मैन्युफैक्चरर बन सकता है। उसी तरह प्लम्बर्स हैं, उसी तरह हमारे देश में खाना बनाने वाले लोग हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ्स जो बड़ी बड़ी होटलों में काम करते हैं, उनको लाखों रुपए तनख्वाह में मिलते हैं। तो वो स्किल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। और तीसरी बात जो मेरे लिहाज से अहम बात थी उनकी स्पीच में, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो सोशल हार्मनी के चलते है। तो जो उनकी तवज्जो सोशल हार्मनी पे थी, वो मैं समझता हूं बड़ी सही तवज्जो थी। इस देश में हमको पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन में एक समन्वय बनाना है, भले ही वो किसी भी पार्टी में बैठे हों। तभी आपके पास वो पॉलिटिकल कल्चर आएगा जिसके चलते
आप आतंकवाद से लड़ सकते जी। हैं, जिसके चलते आप इकोनॉमिक इमरजेंसी से लड़ सकते हैं, और जिसके चलते आप बीसियों और जो इस देश में समस्याएं हैं उससे इसको निजात दिलवा सकते जी, हैं। जी। और इसलिए पैथोलॉजिस्ट से बीमारी बताएगा, जी। उसके उपाय क्या है, वो इंडस्ट्री के जो लोग बैठे थे जी। उनसे सुझाव मांगने की कोशिश कर रहे बिल्कुल। थे। पर लेकिन जी। एक सवाल का जवाब जब उन्होंने दिया जी। कि भाई उन्होंने जब बात की ये पंचायती राज की, तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि भाई जीएसटी पे कोई एक राय नहीं बन रही है, स्टेट्स जो हैं और जो सेंटर है वो विपरीत दिशा में चलते जी, हैं जी, और जी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके जवाब में उन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात कही कि भाई आप अगर विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं तो विकेंद्रीकरण शुरू होना चाहिए पंचायती राज से ऊपर। जी, जी। और सच्चाई यह है कि पंचायती राज सिस्टम इस देश में इसलिए स्थापित नहीं हुआ अभी तक क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर सीड नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। परंजय, ये बताइए कि जिस तरह से जो दबाव एक बनाने की कोशिश की जा रही थी मीडिया की तरफ से, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, एक दो बार हमने देखा है कि राहुल गांधी अपने काफ़ी अग्रेसिव स्टाइल में भी नजर आए हैं, चाहे यूपी इलेक्शन का हम जिक्र करें, लेकिन इस बार वो कुछ बदले हुए थे, कुछ अपना एक ओरिजिनल उनका स्टाइल था, उनके आइडियाज़ भी कुछ ओरिजिनल थे। आपको लगता है कि उनकी कामयाबी है कि काफ़ी हद तक वो उस दबाव से पार पाने में कामयाब हुए कि अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से न दें, वन मैन जो पावर की बात है उसका जवाब उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन से दिया? क्या ये एक सोची समझी बात थी? इस पे तो ओरिजिनल मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा, शायद विनोद जी ने देखा। उन्होंने कहा पैथोलॉजिस्ट का काम किया, ठीक है, पैथोलॉजी बीमारी इस कारण के हो रहे हैं, पर उसके बाद इलाज क्या होना चाहिए ये तो हमने नहीं देखा। तो पैथोलॉजिस्ट का जो रिपोर्ट, वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि ये यहाँ करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये दवाई लेना चाहिए, वो दवाई लेना चाहिए, वो तो मैंने नहीं देखा। पहला बात यह देखिए, वो नरेंद्र मोदी का नाम एक बार नहीं किया, विनोद जी एकदम बिल्कुल ठीक किया। वो ये कहा कि हम मुसलमान लोगों को साथ ले जाना चाहिए, एक भागीदारी होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं मान लिया, बिल्कुल ठीक कहा। वो राज ठाकरे का नाम नहीं किया, मगर ये सवाल उठा कि एक बिहार के एक व्यक्ति की मुंबई जाके क्यों नौकरी नहीं कर पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी अभी उनका 43 साल होने वाले हैं 19 जून इस साल में। ठीक है, उनकी उम्र कम है, मगर कुछ सालों से वो काफ़ी मुद्दा उठाया, मगर ये सवाल जो उठाया उनका जवाब लोग सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि इनका जवाब क्या है। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 2008 का जुलाई महीने में वो विदर्भा में कलावती जी, एक गरीब एक महिला जिसका अपना स्वामी, उसका बेटी, उसका दामाद सब आत्महत्या किया जी। तो इसके बारे में उसी बार हमने सुना, मगर उसके बाद दोबारा हमने कुछ नहीं सुना। अगस्त 2010 में राहुल जी ने लांजीगर उड़ीसा में, वहाँ आदिवासी लोग का काम, मैं तुम्हारा सिपाही हूँ दिल्ली में, वो वेदांता का वहाँ कारखाना है। फिर उसके बाद हमने और ख़ास कुछ नहीं सुना। उसके बाद आप 2011 में मई महीना में उन्होंने भट्टा परसोल में कहा, वहाँ पे जो किसान का ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है कि फैक्ट्री बनाने के लिए, वो अर्बन हाउसिंग के लिए, उसके बारे में भी हमने सोचा नहीं। दिसंबर 2012 में एक अल्प उम्र के महिला के ऊपर जो बलात्कार हुआ, आप जानते हैं, उसके बारे में हम भी सोच रहे थे कि राहुल जी कुछ कहेंगे, महिला का सशक्तिकरण के बारे में कुछ कहेंगे। उस समय तो कुछ नहीं सुना उनके बारे में। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। आई डिड नॉट सी एनी न्यू आइडियाज, एनी न्यू विजन। ये मेरा, दिस इज माय पर्सनल व्यू। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से बात हो रही है कि उन्होंने काफ़ी हद तक ओबामा को इमुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने, आप ही से पूछ रही हूँ परंजय, कि उन्होंने ये कहा कि ओबामा जैसी बातें नजर आई, जैसे वो यहाँ यंग लीडर हैं, क्या वहाँ का अमेरिका का ओबामा भारत में काम करेगा या नहीं? उन्होंने कहा अमेरिकन प्राइमरी सिस्टम, उन्होंने कहा चीन का क्या सिस्टम है, एक बस ड्राइवर, एक एक्सीडेंट हो गया, क्या होता, ही मेड अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस। मगर ये भी उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का एक अभिनवता है, एक इज वी आर यूनिक, हमारे जो विविधता है, जो हेट्रोजेनिटी है, और ये तो हम सब लोग, इसमें कोई किसी का दो राय नहीं है कि बहुत जटिल देश है, हमारे सारे समस्या भी बहुत जटिल है, इनका आसान कोई जवाब भी नहीं है, इसमें से हमारा कोई दो राय नहीं है। मगर नया सोच, नया विजन, न्यू आइडियाज, न्यू सॉल्यूशंस, ये तो मेरे को। प्रोफेसर अनिल मिश्रा, ये बताइए कि जिस तरह से ये दो लोग जो इस वक्त क्वेश्चन में हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों के ऊपर परसेप्शंस बहुत हावी रहते हैं। ये बहुत मुश्किल है ये जानना कि असली नरेंद्र मोदी क्या है या असली राहुल गांधी क्या है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो परसेप्शंस का भी जवाब दे रहे थे? नहीं, पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि असली नरेंद्र मोदी क्या है, इसमें कोई असहमति नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है वो सबको मालूम है, और वो क्या चाहते हैं और क्या दावा कर रहे हैं ये भी मालूम है। राहुल गांधी के विषय में जरूर थोड़ी बहुत रहस्य है, लेकिन वो रहस्य के पर्दे धीरे धीरे खुल रहे हैं अब। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि राहुल गांधी का यह भाषण जो था
वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भाषण था। और जैसा मैंने कहा कि उसमें एक भविष्य की व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंताएं थीं जो किसी अन्य नेताओं में दिखाई नहीं देती है। जी। वो सब ऐसा नहीं था कि वो चुनावी भाषण था, बस चुनाव को जीतना है, आगे वाले चुनाव को। लेकिन ये बात मुझे लगता है कि पुनंजा जी को भी सोचना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि एक नेता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक नेता पूरी व्यवस्था के बारे में बार बार अगर कह रहा, ठीक है, इस भारतीय व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जहाँ इतनी तरह की विषमताएं हैं, इतनी तरह के विरोधाभास है, वहाँ किसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, सिवाय एक दो लोग जो दावा कर रहे हैं। जी जी। वैसे में राहुल गांधी का यह भाषण को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ और उसमें आत्मविश्वास भी है। सिर्फ मैं आशा करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आगे जो भी उनके सलाहकार हैं और वो उस दिशा में अगर सचमुच 2-4 कदम भी आगे अगर ले लें तो उनकी विश्वसनीयता काफी बढ़ेगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2014 में अगर हम ये मान लें कि राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बनते हैं, जो वोटर या फिर जो दर्शक देख रहा था उनके भाषण को, क्या उसमें कोई ऐसी 3 चीज़ें मिली जिससे उसे लगेगा कि अगर मैं इनके लिए वोट करता हूँ तो मुझे ये 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे? कोई ऐसी 3 बातें? पहली बात तो यह है कि एक, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि उसमें एक बहुत ही फ्रेशनेस है, कि उम्मीद है, एक आशा है। दूसरी बात यह भी है कि एक नेता जिसकी जैसे लोगों ने कहा परिपक्वता, में तो परिपक्व मानता हूं, उसको भारत के समाज की एक समझ भी है। और तीसरी बात ये कि वो व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है, न कि सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि मैं ये, उन्होंने कभी कोई समय की थोड़ी कमी, स्मिता आप बताइए कोई ऐसे 3 पॉइंट्स। जी, पहली बात तो जैसा उन्होंने साफ किया कि एक हार्ड नोज पॉलिटिशियन मैं नहीं हूं और शायद मैं बन जाऊंगा तो ये मेरे लिए दुखद बात होगी। तो इस तरह की बातों में एक जो जेन्युइननेस निकल कर आई, ये ईमानदारी जो है वो एकदम से लोगों से कनेक्ट करती है। मगर जैसा इन्होंने सभी लोगों ने अभी बताया, इस भाषण में एक इनकम्प्लीटनेस थी। क्यों इनकम्प्लीटनेस थी? क्योंकि उन्होंने बीच में एक वाक्य बोला कि जो हो रहा है इससे वो फ्रस्ट्रेटेड है। व्यवस्था से मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं और यहाँ बैठे और लोगों को भी व्यवस्था से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, सभी जनता को है। जब एक लीडर की हम बात करते हैं, एक लीडर अगर व्यवस्था से फ्रस्ट्रेटेड होकर बात खत्म कर दे तो वो बात इनकम्प्लीट रह जाती है। वो पूरी बात नहीं है, वो अधूरी बात है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड तो हम सब हैं। तो आप उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए देश के भविष्य के अगर नेता आप हैं तो आपने उसके विषय में क्या सोचा है? अगर आपने CII के प्लेटफॉर्म पे इस बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया तो मुझे लगता है कि आगे जो समय आएगा और चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी तो ज्यादा समय तक वो ये उपाय देने का जो उनकी जिम्मेदारी बनती है एक नेता के तौर पे, उससे बचना मुश्किल होगा। उन्हें ये साफ करना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स के रास्ते पर है और ये जो उनका स्टैंस है वो उनकी माता के उस स्टैंस का पूरक है, जिसके चलते NDA की गलतियों से सीखते हुए जो विनेश किया पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन दी कंट्री साइड, आम लोगों को हिस्सेदारी दी गई जो जल्द वेल्थ जनरेशन हो रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए। और मैं समझता हूं कि अगर इन दोनों में समन्वय रहता है, सरकार की बात छोड़ दीजिए, सरकारों को 20 काम करने पड़ते हैं और इस देश में उद्योगपति से कंसल्टेशन होती है बजट बनाने से पहले, आम आदमी से तो नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमको हर युवा नेता को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और समय देना चाहिए ताकि उसकी थिंकिंग इवॉल्व हो और कॉन्क्रीटाइज हो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कम से कम नई उम्मीद तो जरूर उनके भाषण से जगी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता, प्रोफेसर अनिल मिश्रा, साथ ही स्मिता मिश्रा। तो साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान में एक तरह की ईमानदारी थी, एक फ्रेशनेस थी, एक ताजगी थी, उम्मीद थी, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री से लेकर और तमाम आम लोग शायद इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जब वो समस्याएं गिना रहे थे तो थोड़े से अगर हल भी बताते तो बेहतर होता। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।